तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एयर पोल्यूशन के कंट्रोल में पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करना सिखा दिया था। हाँ, वो अलग बात है कि स्क्रबर ज्यादा बढ़िया कंट्रोलिंग डिवाइसेस है, क्योंकि ये पार्टिकुलेट मैटर के साथ साथ कुछ हद तक गैसेस को भी रोक लेता है। कौन? वेट स्क्रबर। वो दोनों को रोकता है, पार्टिकुलेट मैटर, गैसेस दोनों को। और ड्राई स्क्रबर तो गैसेस को ही रोकने के लिए बना है, उसके बारे में डिटेल नहीं अपने पे। अब आता है क्या कि हम गैसेस एयर पोल्यूटेंट को कैसे रोकें। तो देखो, गैसेस एयर पोल्यूटेंट को रोकने के लिए 3 तरीके के मेथड है। एब्जॉर्प्शन, ए बी, बी मतलब बॉल, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ए डी, डी मतलब डॉग, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, और एक प्रोसेस है कंबसन। तो देखिए, ऐसा है ना कि आप क्या कीजिए कि इस 3 तरीके से एयर पोल्यूटेंट में पाए जाने वाले गैसेस पार्टिकल्स को, गैसेस मॉलिक्यूल्स को या तो एडजॉर्ब करा लीजिए किसी सरफेस पे चिपकवा लीजिए, या तो एब्जॉर्ब करा लीजिए किसी मटेरियल में, तो वो एयर में नहीं जा पाएगा वो गैस पोल्यूटेंट। और एक प्रोसेस है कंबसन। कंबसन को लेते हैं, पहले एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन समझा देते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने कल आपको एक डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो, ये वाला डायग्राम। और इस डायग्राम में एक डायग्राम बता रहा है एब्जॉर्प्शन और एक डायग्राम बता रहा है एडजॉर्प्शन। आप गौर करो कि मैंने ये वाला जो डायग्राम बनाया है, इसके चारों ओर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का कोटिंग किया है। ओके, अब जो एयर पोल्यूटेड है, जो एटमॉस्फेयर में जाएगा तो पोल्यूशन काउज करेगा, उस एयर को इधर से एंटर करो। और अगर उस एयर में SO2 है और उस SO2 को आप एयर में नहीं जाने देना चाहते हैं, तो उस एयर को जब आप यहाँ इससे पास करोगे तो वो SO2 इस कैल्शियम कार्बोनेट के वॉल के साथ, कोटिंग के साथ एडजॉर्ब्ड हो जाएगा। ये गैसेस की प्रॉपर्टी है, और इधर से फ्रेश एयर आउट हो जाएगा। तो कितना बढ़िया। ऐसे ही अगर एब्जॉर्प्शन कराना है, तो एब्जॉर्प्शन कराने के लिए क्या करो, जैसे कि मान लो ये आपका एक बीकर टाइप से ले लो, ठीक है, और उस बीकर टाइप में से, एक मिनट रुक जाओ, ये क्या हो रहा है। देखो, ये दिख रहा होगा ना, ये SO2 है, ये SO2 गैसेस है, ठीक है। अब बीकर में पहले क्या करो, आप बीकर में लाइम वाटर ले लो, और जो भी एयर पोल्यूटेंट है, जो आपको लगता है कि इस एयर पोल्यूटेंट में SO2 होना चाहिए, होगा, और उस SO2 को मुझे खत्म करना है, तो आप उस एयर को जिसमें SO2 है उसको लाइम वाटर में क्या करो, इंसर्ट करवा लो, लाइम वाटर में। और लाइम वाटर में जब आप उसको इंसर्ट करा लोगे तो वो SO2 लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उससे एयर इवोपरेट हो जाएगा। तो इस कदर या तो आप एयर पोल्यूटेंट, गैसेस एयर पोल्यूटेंट को एडजॉर्ब करा लो या एब्जॉर्ब करा लो, ठीक है। वेरी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री वाली एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा पढ़ लेना, आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। देन थर्ड है कंबसन। देखिए, कंबसन क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी चीज को इनकम्प्लीट बर्न करते हैं तभी उससे हार्मफुल गैसेस एयर पोल्यूटेंट निकलता है। अगर आप कंप्लीट कंबसन रिएक्शन कराएं तो उससे कुछ हार्मफुल गैसेस नहीं निकलेगा। और सुन लो, लेकिन होता है क्या है कि ज्यादातर चीजें कंप्लीट बर्न हो नहीं पाती है, तो कंबसन रिएक्शन कंप्लीट हो नहीं पाता, कंबसन रिएक्शन ही नहीं हो पाता इनफैक्ट कई बार तो, ठीक है। मैं आपको बता दूं बच्चों, कंबसन रिएक्शन के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। एक तो O2 का होना बहुत जरूरी है, और टेम्परेचर जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया कंबसन रिएक्शन होगा। तो अगर किसी भी चीज को आप बर्न कर रहे हो और आप चाहते हो कि उससे स्मोक ना निकले, तो इन प्रेजेंस ऑफ O2 एट हाई टेम्परेचर आप बर्न करो, तो देखो कितना बढ़िया कंबसन रिएक्शन हो जाएगा, और उससे एयर पोल्यूटेंट, गैसेस एयर पोल्यूटेंट निकलेगा ही नहीं। तो वही बात मैंने यहाँ लिख दिया है, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ O2 एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी हो और O2 तो हो ही हो, तो उस रिएक्शन को कहते हैं कंबसन रिएक्शन। तब जाके स्मोक नहीं निकलता, किसी भी प्रकार की हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती। यहाँ पे 2 टर्म और बताना चाहूंगा मैं आपको, एक टर्म है इंसिनरेशन और एक टर्म है पायरोलोसिस। इस दोनों में अंतर है, समझेगा ध्यान से। इंसिनरेशन इज अ टाइप ऑफ कंबसन रिएक्शन, ओके, एंड पायरोलोसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंबसन रिएक्शन। इंसिनरेशन में आप किसी भी कचरे को, खास करके हॉस्पिटल के वेस्ट को इसमें जलाते हैं, या फिर डेड बॉडी, आजकल मशीन आने लगा ना कि डेड बॉडी को जलाते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। तो आप इंसिनरेशन में क्या करते हो, किसी भी कचरे को O2 की प्रेजेंस में बर्न करते हो एट हाई टेम्परेचर, कंप्लीटली राख हो जाता है और धुआं निकलता भी नहीं। ये इंसिनरेशन मशीन आने लगा आजकल। तो आप अगर शहरों में घाट पर जाओगे जहाँ डेड बॉडी जलाया जाता है, तो वहां पे ये मशीन, अब तो समाज सेवी वगैरह लोग भी लगाने लग गए, पहले गवर्नमेंट लगाती थी और कुछ पैसा लेती थी जलाने का, ठीक है। तो अब तो खैर फ्री में भी होने लग गया है, ठीक है। तो क्योंकि जो डेड बॉडी जलता था उससे काफी ज्यादा स्मोक निकलता था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे लकड़ी से, और लकड़ी घट भी रहा है, तो अब धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है मशीन। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि उस मशीन को सोलर लाइट से भी चला लें, ठीक है, अभी तो फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो रहा है, कम से कम वो उससे स्मोक तो नहीं निकल रहा है ना, जो डेड बॉडी जलता था 5-6 घंटा, ठीक है, और इसमें 5-6 घंटा वेट करने का कोई चक्कर भी नहीं है, सेकंडों में बॉडी जल जाएगा, सेकंडों तो कुछ बहुत कम बोल दिया, मतलब मिनटों में बॉडी जल के राख हो जाएगा और धुआं निकलेगा भी नहीं, ठीक है, तो और हॉस्पिटल में इतना बड़े-बड़े हॉस्पिटल में देखना कचरा निकलता है, ट्रक का ट्रक कचरा निकलता है, ठीक है, तो आपने कभी सोचा उस कचरे का क्या होता होगा? उस कचरे को आपके घर के कचरे की तरह घर के पास में आग लगा रहे हैं क्या, ऐसे कर रहे हैं क्या? नहीं, उस कचरे को कलेक्ट किया जाता है और इंसिनरेशन मशीन में उसको बर्न कर दिया जाता है। बर्न करने के बाद जो भी मेटालिक कंपोनेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको रीयूज के लिए भेज दिया जाता है, और बाकी जो चीज राख हो गया उस राख को फिर सॉइल में मिला दिया जाता है अगर फर्टिलिटी बढ़ने लायक हो तो, अदरवाइज उसको किसी पॉन्ड में भर भर के वहां पे फिर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना दिया जाता है, ठीक है, ये सब आगे हम देखेंगे सॉइल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये इंसिनरेशन करते हैं, कहने का मतलब ये है कि हार्मफुल गैसेस को निकलने से बचाते हैं। पायरोलाइसिस क्या होता है, O2 की अब्सेंस में कचरा को जलाइए तो उसको कहते हैं पायरोलाइसिस, ये हार्मफुल है, ठीक है, एक टर्म था इसलिए मैंने बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यहाँ पे जाके समाप्त होता है। आप में से किसी को भी एयर पोल्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अच्छा एक बताओ, गैसेस एयर पोल्यूटेंट को रोकने के लिए मैंने 3 तरीका तो बताया ही सही, कंबसन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा कुछ कानून है, कुछ नॉर्म्स है जो गैसेस एयर पोल्यूटेंट को रोकने के लिए हम लोगों ने अपनाया है, और ये नॉर्म्स हमने बाद में अपनाया, ये नॉर्म्स पहले यूरोप में आया था, फिर उसी नॉर्म्स को हमने भारत में भी लगा दिया। यूरोप में जो वो नॉर्म्स चलता है उसको बोलते हैं यूरोनॉर्म, भारत में वही एप्लीकेबल हो गया, उसी को बोलने लगे भारत स्टेज। इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। गैसेस एयर पोल्यूटेंट को रोकने का एक और तरीका है नॉर्म्स, ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक में अगर वाटर पोल्यूशन सॉरी एयर पोल्यूशन में कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। हाँ रिबा, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। चलिए, तो अब आपको हम बता रहे हैं वाटर पोल्यूशन। कुछ नहीं लिखूंगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिए, मेरा फेस देखिए, बोर्ड मत देखिए, उधर उधर देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे देखिए, एक्सप्रेशन को नोट कीजिए, ठीक है, उधर तो लिखा हुआ है ऐसे ही, नोट्स तो दे दिया हूँ। वाटर पोल्यूशन, चलिए डिफाइन कीजिए वाटर पोल्यूशन को। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, एनीवन? Sir, undesirable change in water which makes its quality unusable. Physical, इनकम्प्लीट chemical or डेफिनेशन, हाँ अब आया। एनी अनडिजायरेबल change. चेंज इन वाटर, माइक बंद करो। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर which affects physical, chemical and biological property of water called as water pollution। पहले मैं आपको बता दूं कि वाटर का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तभी चेंज होगा जब वाटर में किसी भी प्रकार की इंप्योरिटीज का मिलना हो। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर वाटर में इंप्योरिटीज आई है और वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ये इंप्योरिटीज दिन बाय दिन बढ़ता ही जा रहा है, कई सारे रिवर्स की, ये इंप्योरिटीज 3 ही प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की, 3 नेचर की हो सकती है। एक तो सस्पेंडेड, उधर कुछ नहीं देखोगे, लो मैं छुपा देता हूं, एक सस्पेंडेड, एक कोलाइडल और एक डिजॉल्व, 3 ही प्रकार की इंप्योरिटीज हो सकती है। सस्पेंडेड क्या होता है, आप देखो नदियों में पानी की जो सतह है, नीचे जहां सरफेस है, जहां सॉइल पार्टिकल, वहां पर कई सारा कचरा बैठा हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, सस्पेंडेड। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे कई सारे स्टोन पार्टिकल्स हैं, कई सारे सैंड पार्टिकल्स हैं, मतलब वो चीजें, आयरन पार्टिकल्स, हैवी सब्सटेंसेस, वो पानी के धरातल पे जाके बैठा हुआ है। कहने से नुकसान क्या है, अगर वो धरातल पर बैठा हुआ है तो कुछ प्लांट जो ग्रो कर सकते थे अब वो वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पे स्टोन पार्टिकल्स हैं या कोई प्लास्टिक, कोई ऐसा हार्मफुल चीजें, ठीक है। और दूसरा, एनिमल्स, जो एनिमल की कम्युनिटी वहां सर्वाइव कर रही थी, उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हुआ ही सही। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज हुआ कि ओवरऑल वाटर की डेंसिटी में डिफरेंस आया। फिजिकल प्रॉपर्टी तो फिर भी चलो ठीक है, बढ़िया से नहीं, लेकिन वहां पे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, ठीक है। अब आ जाओ कि मैंने ये बताया कि कौन सा सब्सटेंस जो धरती पे बैठ जाए अंदर, सस्पेंडेड। एक होता है कोलाइडल, कोलाइडल होता है आधा आधा, आधा टाइप का नहीं होता, जैसे आप लोग आधा पढ़ते हो आधा मस्ती करते हो, इस टाइप का आधा आधा, मतलब वाटर में घुला भी है और नहीं भी घुला, इस टाइप का। फॉर एग्जाम्पल पेपर, पेपर देखो
पेपर कई बार तो वाटर के सरफेस पे भी तैर रहा है, कई बार वाटर के फ्लो में मिड में है, आधा तैर रहा आधा नहीं, मतलब क्लॉथ क्लॉथ है देख लो, कई बार सरफेस पे ही तैरता हुआ मिल जाएगा, कई बार वाटर के मिड में मिल जाएगा, मतलब वो वाटर में मिक्स्ड है लेकिन डिसॉल्व नहीं है, मिक्स्ड है और धरातल पे भी नहीं बैठा है, तो इसको बोलते हैं कोलाइडल। पेपर है, वुड है, क्लॉथ है, ये सब आ जाता है इसमें। एक आता है डिसॉल्व, ये तो भाई साहब पानी में पूरी तरीके से घुला हुआ है, नाइट्रेट हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ऐसे और भी कई सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व है, मिनरल्स वगैरह, फॉस्फेट हो गया, ये सब। तो 3 प्रकार की इंप्योरिटीज, कोलाइडल, सस्पेंडेड, डिसॉल्व। मुझे बता दो कि इस तीनों में से किनको सेपरेट करना पानी से आसान है? किनको सेपरेट करना? कोलाइडल। कोलाइडल, सस्पेंडेड वाले को। बहुत बढ़िया, सस्पेंडेड। सस्पेंडेड। कुछ नहीं करना, पानी को थोड़ा स्थिर होने दो और फिर निकाल लो उसको, कुछ नहीं करना उसमें। सस्पेंडेड को सबसे, किसको सेपरेट करना सबसे मुश्किल है? कोलाइडल को। डिसॉल्व। डिसॉल्व, जो घुल गया ना। अरे रिवा, कोलाइडल तो फिर भी तुम्हें दिख रहा है, पेपर लकड़ी है, ये सब तो फिर भी तुम निकाल लोगे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करके। डिजॉल्व को तो निकालने के लिए अलग ही तरीका अपनाना पड़ेगा, वो तो घुल चुका है, वो तो दिखता भी नहीं है तुम्हें। जो घुल जाते हैं उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये डिजॉल्व, सस्पेंडेड और कोलाइडल, ये 3 प्रकार की इम्प्योरिटीज है। एनसीईआरटी का मानना है, एनसीईआरटी का साइंटिस्टों का ऐसा मानना है, अगर वाटर में 0.1% इम्प्योरिटी पी, 0.01%, 0.1 सॉरी, मतलब 0.1% इम्प्योरिटी भी आ गई तो वाटर ह्यूमन यूज के लिए अनफिट है, मतलब इंसान उसको यूज नहीं कर सकता है। कह रहे हैं एनसीईआरटी में हमने कुछ और लाइन पढ़ा है, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखा रहा हूँ और उस लाइन में थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी है। क्या है गड़बड़ी तो सुनो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्या लिखा है? अब मियर का मतलब होता है मात्र, अब मियर 0.1% इम्प्योरिटीज मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। इस लाइन को पढ़ के आप क्या भाव निकाल रहे हैं कि 0.1% इम्प्योरिटी कचरे को इंसान के यूज के लिए नहीं बचने देता है। इंसान कचरा काय के लिए यूज करेगा भाई, है? तो इस लाइन में थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, इस लाइन को सही कीजिए। अ मियर 0.1% इम्प्योरिटीज ऑफ, इसको काटिए, अ मियर 0.1% इम्प्योरिटीज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, अब लिखिए यहाँ पे, मेक्स वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। अब हुआ लाइन सही कि अगर पानी में 0.1% इम्प्योरिटी भी आ गया, कौन सा इम्प्योरिटी? जो घरों का कचरा होता है लगातार पानी में हम स्प्रेड करते जा रहे हैं, उसमें जैसे कम्युनिटी पॉपुलेशन है, समाज में जो भी लोग रह रहे हैं वो सब जाके किसी न किसी तरीके से पानी में कचरा डाल रहे हैं, डोमेस्टिक स्वेज कहते हैं उसको, ठीक है। अब डोमेस्टिक स्वेज में क्या होता है? क्लॉथ होता है, पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, वुड होता है, इसी यही सब कंपाउंड होता है, ठीक है। फीकल मैटर भी होता है, तो मेनली उसमें बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ही होता है। जैसे अभी मैंने 4-5 नाम बोला, क्लॉथ, वुड, फीकल मैटर, प्लांट एंड डेड पार्ट्स, प्लांट एंड एनिमल डेड पार्ट्स, ये सब ऑर्गेनिक मैटर है। थोड़ा बहुत प्लास्टिक डिडिटी वगैरह भी होगा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो मेनली डोमेस्टिक सीवेज में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। आप घरों के कचरे में देखिए, प्लास्टिक तो लगभग बैन ही हो चुका है हर जगह, प्लास्टिक को आप छोड़ दीजिए, बाकी आप कचरे के डब्बे में देखिए क्या है, गोभी का कटा हुआ पत्ता है, कल मीट खाए थे, हड्डी है, जो भी है सब कुछ उसमें है, वो सब कुछ बायोडिग्रेडेबल है, कोई देर से कोई जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक स्टोरेज में मेनली ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ऐसे बोलो, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, ठीक है। और ये अगर 0.1% भी पानी में मिल गया तो वो पानी अनफिट होता है ह्यूमन यूज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन मैंने ऊपर में लिख दिया है, देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया 0.1% इम्प्योरिटीज में क्या क्या हो सकता है, सस्पेंडेड हो सकता है, कोलाइडल हो सकता है और डिसॉल्व हो सकता है। सस्पेंडेड में जैसे सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। कोलाइड में कौन कौन आ सकता है? क्लॉथ है, पेपर है, फाइबर है, बैक्टीरिया मूव करता रहा, फीकल मैटर। इसके अलावा डिसॉल्व मटेरियल में कौन कौन आ सकता है? न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि 0.1% प्रोटीन। अब मैं आपको एक एनसीईआरटी की लाइन और एक फैक्ट बताता हूँ।
आपको मैंने एक प्लांट का नाम पहले भी बोला था, मॉर्फोलॉजी में भी बोला था, अगर आपको याद हो। एक प्लांट का नाम है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी कहते हैं हिंदी में। आइकोर्निया कैस्पेरिस उसका बॉटनिकल नेम है। मैं आपको बताऊं, ये बंगाल का तो टेरर है ही, मैंने आपको बताया भी होगा पहले कि ये टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है। ये बह के आई बंगाल की नदियों में, उसको वहां पे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, इतना ग्रो किया कि वहां के पूरी इक्वेटिक इकोसिस्टम की ऐसी की तैसी करके रख दिया। गवर्नमेंट को इतना स्ट्रिक्ट स्टेप उठाना पड़ा, इतनी परेशानी से गुजरना पड़ा उसको रिमूव करने के लिए कि बहुत कॉस्ट आया और उतना ज्यादा फ्रेश हो भी नहीं पाया। ठीक है, तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल तब से टैग मिला हुआ है। और ये केवल इंडिया का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का एक प्रोबेबिलिटिक प्लांट है। इसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी जो डिवीजन फेस है बहुत कम है, अपना नंबर तुरंत बढ़ा लेता है। दूसरा, जिस भी वाटर बॉडीज में ये रहता है, वाटर एक्वेटिक पॉन्ड में, लेक में, जहां पे भी रिवर में रहता है, ये भाई साहब लपक के O2 यूज करता है। पानी में जो डिजोल्व O2 होता है ना, उसको लपक के यूज करता है। अब मुझे बताओ, अगर पानी को लपक के यूज कर लेगा तो, सॉरी, डिजोल्व O2 को यूज कर लेगा, तो पानी में जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनका तो ऐसी की तैसी हो गया कि नहीं हो गया? उनका तो लंका वैसे ही लग गया, तो वो तो मरना शुरू कर देंगे। तो मुझे बता, पहली बात, O2 यूटिलाइज किया ज्यादा से ज्यादा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, ऑर्गेनिज्म मरने लगे, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज। अब देखो, ऑर्गेनिज्म मरने लगे, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज, और जब ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो पानी का टर्बिडिटी, मतलब जैसे बोलते हैं ना पानी मटमैला होने लगा, वो बदलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। और सुनो, वो अगर मरेंगे प्लांट एनिमल उसमें, तो उसमें एक स्पेसिफिक प्रकार का स्मेल आने लगेगा, फिर से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। भाई साहब कई प्रकार की ये प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है, कौन? ये वाटर हाइसिंथ। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि वाटर पोल्यूशन कब होता है, जब किसी भी प्रकार का इम्प्योरिटीज मर्ज हो जाए पानी में 0.1% भी, तो वाटर पोल्यूशन काउज कराता है। और एक प्लांट है जो वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा काउज पूरे दुनिया में बन चुका है, वाटर हाइसिंथ। इसको कंट्रोल करने के लिए इकोलॉजिस्ट कुछ उपाय लगा रहे हैं। क्या उपाय लगा रहे हैं? कि इसका एंटी प्लांट साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि कौन है जो इसको, जिस भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रो किया, हम उसमें कौन सा ऐसा एक्वेटिक प्लांट छोड़ दें जो इस वाटर हाइसिंथ की ऐसी की तैसी करके रख दे। ठीक है, तो सफलता मिलनी चाहिए, मिल जाए तो बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल वाटर पॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, आपको मैं इमेजिन करा रहा हूँ, आप सोचो एक पॉन्ड है। ठीक है, तो पॉन्ड के चारों ओर शहर है। अब शहर तो दूर में है, पॉन्ड के जस्ट किनारे तो कोई शहर बसाएगा नहीं, घर बनाएगा नहीं। तो मैं आपको वाटर पॉल्यूशन का एग्जांपल बता रहा हूँ। तो पॉन्ड जो बहुत बड़ा पॉन्ड है या रिवर है मान लो, ठीक है, तो उसके साइड में जो जगह खाली है वहां पे इंडस्ट्रीज को बैठाया गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो पेपर बनाती है, कपड़े बनाती है, या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है, इस प्रकार की हैवी मेटल वगैरह को, जिसका डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, ऐसे मेटल वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है वो इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलो। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे पेपर वाला, जो पेपर बनाने वाला इंडस्ट्रीज होता है, पेपर जो बनाती है, ठीक है, तो वहां पे हार्मफुल जैसे लेड वगैरह सब निकलता है। ठीक है, और भी हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं। ठीक है, जैसे मिनरल एक्सट्रैक्ट करने वाला इंडस्ट्रीज है। ठीक है, या फिर ऐसे कई प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहां से हैवी मेटल वगैरह निकल रहा है। ठीक है, आर्सेनिक है, लेड है, टीन है। ठीक है, ये सब एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, उस पानी को जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उस पॉन्ड में बहा देते हैं। आपको पता है पॉन्ड की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है इससे, और इससे वहां का एनिमल प्लांट मरने लगता है। ये तो मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का प्रभाव वाटर इकोसिस्टम पर, वाटर पोल्यूशन पर। अब इस साइड का खुल गया थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये भाई साहब कोल बर्निंग कर रहे हैं, उधर एयर पोल्यूशन तो अलग कर रहे हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था थर्मल पावर प्लांट से गर्म पानी निकलता है, बताया था। थर्मल पावर प्लांट से जो गर्म पानी निकला, वो गर्म पानी इन्होंने बहा दिया उस पॉन्ड में, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कन्फर्मर है, रेगुलेटर है नहीं, उस टेम्परेचर को झेल नहीं पाएंगे। पहले बताओ, टेम्परेचर बढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, फिर ऑर्गेनिज्म मरने लगेगा, ऑर्गेनिज्म मरने लगेगा तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज। ऑर्गेनिज्म मरने के बाद टर्बिडिटी, मतलब कि एक तरीके से बोलो क्लियरेंस ऑफ वाटर घट जाएगा, तो फिर से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। और जब मरेंगे स्मेल आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। भाई साहब ये सब वाटर पोल्यूशन है। फिर आ जाओ, मान लो कि उसी आसपास कोई एक छोटा सा कॉलोनी भी बस गया है, घरों में जो कचरा होता है उस कचरों को
एक नाली के तहत बहा दिया गया, एक छोटा सा पैसेज दे दिया गया उस पॉन्ड में ही। अब आप घर में क्या क्या यूज कर रहे हो देख लो, घर में फीकल मैटर रिलीज हो रहा है वो भी आप उस पॉन्ड में बहा रहे हो, डिटर्जेंट रिलीज हो रहा है उसमें वो बहा रहे हो, जो कुछ भी कचरा है सब आप उस पॉन्ड में गिरा रहे हो, ओवरऑल वो पॉन्ड पोल्यूटेड हो गया, वो पॉन्ड पोल्यूटेड हो गया। तो ये वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन मतलब एनी अनडिजायरेबल चेंज, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है देख लो। ये कोल बर्निंग, इधर से सब आ रहा है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में टर्बिड, कलर चेंज होना, कलर भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जब मंडे लगते हैं। स्मेल आता है, स्मेल से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ा, वो पानी हॉट पानी आने से। इसके अलावा इधर से देख लो इंडस्ट्रीज वगैरह से जो आ रही है, हैवी मेटल जिसका डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है, ये सब टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉन्ड पोल्यूटेड है, ये तो आपके 12th में एक्सपेरिमेंट भी था, वो हालांकि आपने किया नहीं, वो अलग बात है, पास भले ही कर गए, ठीक है, पास ही नहीं कर गए, अच्छे नंबर से पास कर गए, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई नहीं। हम कैसे पहचाने कि कोई भी लेक पोल्यूटेड है या नहीं है, या फिर पोल्यूटेड है तो कितना पोल्यूटेड है, ठीक है। जब हम लोग साइंस कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग जो एनआईटी घाट का पानी लाके मेजर किए थे, वो तो भाई साहब बहुत तगड़ा पोल्यूटेड है, ठीक है। और उधर एक दीघा साइड से पानी मंगवाए थे एक दोस्त से, तो उसका भी हम लोग बीओडी निकाले थे, तो पता चला सीओडी निकाले थे। बीओडी तो निकालना खैर मुश्किल है, सीओडी लैब में आसानी से निकल जाता है। तो क्या होता है ये बीओडी और सीओडी, इसको समझिए ध्यान से। बीओडी का फुल फॉर्म पहले समझिए, हो सकता है आप पहले कहीं पढ़े हो या स्कूल वगैरह में बचपन में याद कर रहे हो कि इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड, ये गलत फुल फॉर्म है। बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आराम से समझिए बीओडी एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, फिर मैं उधर नोट्स में लिखा हुआ समझा दूंगा। होता क्या है कि अगर आपको बीओडी, पहले बात क्या है बीओडी इसको समझिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायो मतलब लिविंग, केमिकल मतलब केमिकल, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी केमिकल को, वो केमिकल कौन है, वो बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, मतलब वेस्ट है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, वो डिकम्पोजर है, बैक्टीरिया है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को, मतलब केमिकल को डिकम्पोज करने के लिए, डिकम्पोजर जितना ऑक्सीजन डिमांड करता है उसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। So what is BOD? BOD is actually the demand of oxygen needed by the decomposer, that is the bacteria found in aquatic bodies, for the purpose of decomposition of organic waste found in that polluted water. यही है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायो के बी मतलब बायोकेमिकल, ओ मतलब ऑक्सीजन, डी मतलब डिमांड। शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन ये गलत फॉर्म है। ऐसे याद रखो कि बैक्टीरिया के द्वारा डिमांड किया गया ऑक्सीजन, बीओडी, लेकिन फुल फॉर्म वही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं हम, किसी भी लेक का या पॉन्ड का या रिवर के वाटर का हम कैसे पता करते हैं कि इसका बीओडी कितना। और आप सुन लो, मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ कि अगर किसी भी वाटर बॉडीज में कचरा ज्यादा है तो मुझे बताओ वहां पर, अगर कचरा ज्यादा है मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, देखो जब हम बीओडी की बात करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को डिग्रेड नहीं कर पाता और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट ज्यादातर इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी वाटर बॉडीज में कचरा ज्यादा है तो आप लोग सोच के बताओ कि बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा उसको डिकम्पोज करने के लिए कि कम होगा, जल्दी बताओ। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। इसका मतलब वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी, यस और नो, ठीक है। अब मुझे बताओ, यस सर। अब बैक्टीरिया कौन सा ऑक्सीजन यूज करेगा, एटमॉस्फेयर वाला नहीं, जो पानी में डिजॉल्व होता है। तो अगर किसी भी पानी में कचरा ज्यादा है तो बीओडी ज्यादा है, ये डिमांड ज्यादा है। और बैक्टीरिया कहां से डिमांड को पूरा करेगा, पानी में डिजॉल्व O2 को। तो मुझे बताओ पानी में डिजॉल्व O2 को बैक्टीरिया खटाखट यूज करेगा। तो मुझे बताओ उस वाटर में, उस पॉन्ड में या उस वाटर बॉडीज में डिजॉल्व O2 की मात्रा कम या ज्यादा, कम हो जाएगा ना। यानी कि वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यस और नो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर आपको ये फंडा आ गया तब तो हो गया, फिर तो बीओडी का एक्सपेरिमेंट आप आसानी से कर लेंगे और कॉपी भी बना लेंगे नोट्स, ठीक है। बनाना होता है एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं। तो आप किसी भी लेक का आप चले जाओ, फॉर एग्जाम्पल आपने एनआईटी घाट का निकाला, मुझे भूल भी गया कितना डाटा आया था, काफी दिन हो गया, ठीक है। तो आपने
NIT घाट का जो पटना में है उसका आपने वाटर लाया, सैंपल लाया, ठीक है, 1 लीटर पानी लाया डब्बे में भर के, ठीक है, और वहां पे जरूरत नहीं है आपको कचरा सेलेक्ट करने की। जब आप 1 लीटर पानी लेंगे ऑलरेडी उसमें कचरा आएगा, इतना शुद्ध पानी है, ठीक है, ऑलरेडी कचरा आएगा उसमें, इतना शुद्ध है, समझ रहे हैं ना बात को, इतना शुद्ध है कि 1 लीटर पानी भी लेंगे तो उसमें कचरा आएगा, ठीक है, आप रैंडमली उठाएंगे 1 लीटर पानी तो इतना शुद्ध है कि उसमें कचरा आएगा ही आएगा। तो आप ऐसा पानी ले आइए जिसमें कि कचरा भी हो, पोल्यूटेड वाटर हो मतलब, ठीक है, आपको डाउट हो कि पानी पोल्यूटेड हो, और दूसरा उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह हो, ठीक है, तो आप उसको ले आए, ठीक है। अब आप क्या करो, पानी मेजर कर लो एक बार पहले, लैब में आपका पूरा सिलेंडर होता है मेजर करने वाला, ठीक है, तो वो फनल टाइप का होता है, उसमें आप बीकर में मेजर कर लो 1 लीटर पानी। अब आप क्या करो, एक डिवाइस आता है इसी टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है, ऑक्सीमीटर कहते हैं उसको, ठीक है। आप ऑक्सीमीटर उसमें डिप करो तो ये ऑक्सीमीटर आपको रीडिंग बता देगा कि इस 1 लीटर पानी में कितना डिजॉल्व्ड O2 है। आपने नोट कर लिया, जैसे ही आपने मेजर किया आपने नोट किया कि 1 लीटर पानी में 20 ml O2 है, कितना है, 20 ml O2 है। आपने करना पर लीटर 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर पोल्यूटेड वाटर में, ठीक है, आपने नोट कर लिया 20 ml। अभी अभी आपने लाया जस्ट, अब आप स्टडी करना चाहते हो कि इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है। तो देखो, आप जब स्टडी कर रहे हो लैब में तो इन्वायरमेंटल O2 को पानी में मिक्स होने से रोक देना, नहीं तो आपका डाटा गड़बड़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी में जो O2 डिजॉल्व हो रहा है वो लगातार डिजॉल्व भी हो रहा है, एटमॉस्फेरिक O2 लगातार उसमें डिजॉल्व हो रहा है जाके, तो उसको पहले रोको। तो उसके लिए क्या करोगे, एक apparatus आता है, पूरा डिवाइसेस आता है, इंक्यूबेटर, BOD इंक्यूबेटर कहते हैं। उस BOD इंक्यूबेटर में उस डब्बे, उस बीकर को डाल दो, कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस उसमें डाल दो और टेम्परेचर सेट कर दो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्यों किया ये, बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास अच्छे से वर्क करते हैं। आपने रख दिया, तो अभी तक क्या किया आपने, आपने सैंपल वाटर लाया, पोल्यूटेड वाटर, आपने मेजर किया कितना पानी है, 1 लीटर है, फिर आपने ऑक्सीमीटर से उसका डिजॉल्व्ड O2 मेजर कर लिया, पता चला 20 ml है, और अब आपने क्या किया, उसको BOD इंक्यूबेटर में प्लेस कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 5 दिन के लिए छोड़ दो, 5 दिन के लिए उसको छूना तक नहीं है, बाहर लॉक होता है, लॉक लगा दो कि कोई छेड़े नहीं उसको, ठीक है। 5 दिन के बाद आप जाओ उसको निकालो, और निकालने के बाद आपको पता नहीं चलेगा इसका BOD कितना है। अगेन आप उसमें डिप करो ऑक्सीमीटर 5 दिन के बाद। जब आपने अगेन ऑक्सीमीटर डिप किया तो आपको पता चला अब उसमें डिजॉल्व्ड O2 की मात्रा 12 ml O2 हो गई है 1 लीटर में। आपको कुछ पता चला, 8 ml O2 कहाँ गया बताओ, 8 ml। बैक्टीरिया यूज कर लेगा सर। हाँ, बैक्टीरिया ने 5 दिन में ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए 8 ml O2 यूज कर लिया है। इसका मतलब इस पानी का BOD 8 ml। कह रहे 5 ही दिन क्यों रखा, देखो आप रखे, डेली आप मेजर कर रहे थे ऑक्सीमीटर से, आज मेजर किया, कल मेजर किया, कल थोड़ा सा घटा, फिर घटा, फिर घटा, लेकिन जब 5वां दिन था ना, उस दिन जब 12 ml O2 हुआ, फिर उसके बाद 7वां, छठा, आगे बढ़ते तो डे 12 का 12 ml ही है। इसका मतलब अब उसमें जितना भी कचरा था बैक्टीरिया ने डिकम्पोज कर दिया है। इसका मतलब उसकी डिमांड, जो बैक्टीरिया की डिमांड थी 1 लीटर पानी में कचरा को डिजॉल्व करने की, वो थी 8 ml O2, और यही 8 ml O2 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, BOD है। तो बोलो BOD एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, आ गया। अब ऐसे ही निकालते हैं COD। तो मुझे लगता है कि पहले मैं BOD एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक बार आपको नोटबुक से दिखा दूं, तब COD अगले मीटिंग में समझा दूंगा। देखो यहाँ सारा बात मैंने वही लिखा है जो यहाँ पे है, देख लो। ऑर्गेनिक वेस्ट सादा, तो ये अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, एक ऑर्गेनिज्म है डेफनिया, ये क्रस्टेशिया का मेंबर है, ऑर्थोपोडा क्रस्टेशिया, और प्लैंकटन क्रस्टेशिया जो फ्लॉट करता है, ठीक है। ये BOD का इंडिकेटर है, इसके बारे में आपको आगे भी हम बता देंगे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए याद रखो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा तो BOD ज्यादा, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम, ठीक है, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम तो वहां के ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे, पोल्यूटेड ज्यादा हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो ये BOD एक्सपेरिमेंट है, इनडायरेक्टली BOD ये बताता है कि किसी भी वाटर में कितना ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। ये BOD एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वही है, ठीक है। अब समझना, अभी आपके एक्सपेरिमेंट में मैंने फॉर एग्जांपल बताया था NIT का घाट का, मुझे तो एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है कितना निकला था उस टाइम,
उस टाइम। अब तो खैर पोल्यूशन शायद कम हुआ हो, कंट्रोल करने का चल रहा है वहां पे काम। तो मान लो कि किसी भी आपने पॉन्ड का निकाला बीओडी, ठीक है, तो आपने तो बीओडी निकाला, अगर बीओडी अभी आपका कितना आया था, 8 आया था, 8 आया था ना, ये 8 5 से अधिक है। अगर किसी भी पॉन्ड का बीओडी 5 से अधिक आ जाए, 5 मिलीग्राम पर लीटर, अच्छा रुक जाओ, मैं अभी एमएल में O2 बता रहा था, नहीं उसको मिलीग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा बीओडी आया अगर किसी भी पॉन्ड का, एक्वेटिक बॉडी का, तो समझ लेना पानी पोल्यूटेड है। 5 से ज्यादा है मतलब पानी पोल्यूटेड है। अभी आपके एक्सपेरिमेंट में 8 आया था मतलब पानी पोल्यूटेड है। कल आपके एक्सपेरिमेंट में 4 आ गया मतलब पानी उतना पोल्यूटेड नहीं है। कल आपके एक्सपेरिमेंट में 6 आ गया, पानी थोड़ा सा पोल्यूटेड है। 10 आ गया, पानी खतरनाक पोल्यूटेड है। समझ पा रहे हैं? तो बीओडी से आप कैसे बताएंगे पानी पोल्यूटेड है या नहीं है? तो बीओडी जब आप मेजर करेंगे, बीओडी का वैल्यू अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा आ गया तो आप कहेंगे पानी पोल्यूटेड है और वो पानी पीने लायक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप 5 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्रेश वाटर का बीओडी हमेशा 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होता है। फ्रेश वाटर मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कचरा नहीं है। तो कह रहे हैं उसका भी बीओडी होता है, बिल्कुल होता है। फ्रेश वाटर में भी थोड़ा बहुत तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता ही है। अच्छा, पूरा फ्रेश वाटर का तो कर 1 होता है, बाकी टैप वाटर का ले आओ, टैप वाटर का आपका 5 से कम होगा, लेकिन होगा। नल वाटर का पानी, चापाकल का पानी। हाँ, कोई बता सकता है किसका बीओडी 0 होगा? एनी आइडिया? एनी आइडिया? डिस्टिल वाटर। अरे बहुत डिस्टिल वाटर बोला तो अभी, डिस्टिल वाटर इसमें किसी भी प्रकार का कचरा नहीं होता, एकदम प्योर शुद्ध पानी होता है वो। एक और एग्जांपल बताओ जिसका बीओडी 0 हो सकता है। अभी भी बारिश से बरसा हुआ पानी जिसको आपने बर्तन में कलेक्ट कर लिया, बीओडी 0 होगा। फ्रेश रेनी वाटर का बीओडी 0, डिस्टिल वाटर का 0। खैर डिस्टिल वाटर तो नेचुरली बनता नहीं है, उसको वेपराइज करके बनाना पड़ता है, लेकिन रेन वाटर तो नेचुरली आता है, उसका बीओडी 0 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बीओडी किसका 0 होगा, तो बाकी जो फ्रेश वाटर होते हैं, टैप वाटर है, चापाकल का पानी है, इन सबका बीओडी 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होता है, मतलब पीने लायक है, पी सकते हैं आप। चापाकल का 2 या 3 के आसपास आएगा है। टैप वाटर का थोड़ा सा, नल वाला पानी में थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, 4 के 3 के आसपास आ जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ पी सकते हो आप। कई बार जब चापाकल का पानी नहीं होता अवेलेबल, आरओ खराब हो जाता है, हम लोग चापाकल का टैप वाटर का पानी पी लेते हैं, कहाँ मरते हैं। एटलीस्ट मेस वाले लोग तो चावल दाल बनाने में वही पानी यूज करते हैं यार, खाते भी हो तुम तो, तुम्हें पता भी नहीं है वही पानी यूज करते हैं वो लोग। और तुम्हारे गोलगप्पा वाले भैया वो तो वही यूज करते हैं, वो कौन सा डिस्टिल वाटर मिलाएंगे उसमें? 10 रुपए में 10 गोलगप्पा दे रहे हैं, डिस्टिल वाटर मिला के देंगे तुम्हें अलग से? तो वो सब तो वही वाटर होता है, पी सकते हैं, चलता है। ठीक है, फिर भी ज्यादा हेल्दी रहने के लिए आरओ वाटर पियो जिसका बीओडी 1 के आसपास होगा। तो ये तो हो गया बीओडी। तो अब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से भी आप बता सकते हो कि पानी पोल्यूटेड है या नहीं है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से, सुना ध्यान से, अगर किसी भी पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम पर लीटर तक है, 8 मिलीग्राम पर लीटर तक है, तो कह देना कि वो पानी ठीक है, चलेगा, पी सकते हैं। 8 मिलीग्राम से ज्यादा मतलब ऐसे बोलो कि 8 मिलीग्राम से अगर ज्यादा है तो पानी पी सकते हैं। अगर 8 मिलीग्राम हो गया, कह देना पानी पोल्यूटेड हो गया है, अवॉइड करो, पानी पोल्यूटेड हो गया है। और सुन लो, अगर और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घट गया, 4 मिलीग्राम हो गया या उससे कम हो गया, तो कह देना अब पानी बिल्कुल भी मत छुओ, पानी हेवीली पोल्यूटेड है और एरोबिक ऑर्गेनिज्म तो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप किसी भी पानी को देख के ये बताना चाहते हैं, मीटिंग समाप्त होने वाला, अगले मीटिंग में मिलते हैं, किसी भी पानी को ये देख के बताना चाहते हैं कचरा है या नहीं है, तो बीओडी और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दोनों को देख के बता सकते हैं। अगर बीओडी की मात्रा, बीओडी की वैल्यू 5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज्यादा है तो पानी पोल्यूटेड है, और अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम से कम है तो पानी पोल्यूटेड है, 4 से कम